नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का, भारत का संविधान का क्लास आपका डेली का डेली आप तक पहुंच रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बार बार कि आप अपनी स्पायरल कॉपी कम से कम 300 से 400 पेज की एक स्पायरल कॉपी जरूर से जरूर बनाएं। 4 से 5 महीने बाद आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में पाएंगे, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम हो या फिर मुख्य परीक्षा का एग्जाम। कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। पूरी स्थायी और दीर्घकालिक प्रक्रिया और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीजें जो है डिलीवर की जा रही हैं। ठीक है ना। तो भारत का संवैधानिक विकास चल रहा है। अच्छा, पिछला वाला क्लास देखने के बाद ही ये क्लास आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए कि पिछले क्लासेस में बैकग्राउंड छुपे हुए हैं। तब जाकर के आपको एक क्रोनोलॉजी समझ में आएगी। अगर आप क्रोनोलॉजी समझ नहीं पा रहे हैं तो कहीं न कहीं इंटरलिंक करने में आपको प्रॉब्लम होगी। खैर, भारत का संवैधानिक विकास क्लास चल रहा है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में आपको दो प्रकार से संविधान का विकास दिखाई पड़ेगा औपनिवेशिक शासनकाल में। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का आपको विकास दिखाई पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो संविधान का विकास दिखाई पड़ रहा है वो अधिनियमों के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है। वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है। वो 1781 के एक्ट सेटलमेंट के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है। वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है। वो जो है 1793 के 86 के अधिनियम से, 93 के अधिनियम से, 1813 के चार्टर एक्ट से, 1833 के चार्टर एक्ट से, 1853 के चार्टर एक्ट से, ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास आपको अधिनियमों के माध्यम से औपनिवेशिक शासनकाल इन द सेंस अंग्रेजों के शासनकाल में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मजे की बात है कि ये जो क्लासेस है इन क्लास को हमने ले लिया है, सारा कुछ हमने डिटेल से बातचीत किया है। चाहे वो आपके प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम हो या फिर मुख्य परीक्षा का एग्जाम हो, कोई भी कंटेंट छूटा हुआ नहीं है। जाकर के ये क्लास देखें, उसके बाद आप इधर वाले क्लास पे आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। अब समझना जरा, हमने आपको ये बताया था कि भाई 1853 तक का जो चार्टर एक्ट है वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत जो है संवैधानिक विकास की रूपरेखा आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक दौर आता है, जो दौर होता है 1857 का विद्रोह का। हमने बताया आपको 1857 के विद्रोह में ठीक ठाक डैमेज हुई थी ब्रिटिश सरकार। और ब्रिटिश सरकार को ये लग गया कि कहीं मेरा जो उपनिवेश है भारत से वो समाप्त ना हो जाए। ऐसे में महारानी विक्टोरिया ने क्या किया कि जितने जिम्मेदार पद थे सबको पकड़ा और सबको समाप्त कर देती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको निर्देशक मंडल कहा जाता था, समाप्त कर देती हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको जो है नियंत्रक मंडल कहा जाता था, समाप्त कर देती हैं। दोनों के स्थान पर भारत सचिव का एक नया पद लाती हैं, जिसको सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कहा गया। इसके अलावा जो कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, उसको भी समाप्त कर देती हैं। जब मेरे प्यारे भाई, जब इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही समाप्त हो जाएगा तब क्या होगा? तब जो है शासन किसका स्थापित हो जाएगा? राज या क्राउन का। ब्रिटिश सम्राट का शासन प्रत्यक्ष रूप से भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों पर स्थापित हो जाएगा। अब संविधान का विकास किसके अंतर्गत होगा? तो आपने बताना है कि ताज या क्राउन के अंतर्गत संविधान का विकास होगा। क्लियर है इतनी बातें? अब यहां पर किन किन अधिनियमों को हमको पढ़ना है, किन किन अधिनियमों के माध्यम से संवैधानिक विकास हो रहा है, उसको सारा कुछ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक ना। तो यहां पर पहला आपको अधिनियम जो पढ़ना पड़ेगा वो 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। भारत शासन अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 1873 का अधिनियम आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा? 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 1892 का भारत परिषद अधिनियम आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? फिर इसके बाद आपको 1909 का, लिखना जरा, उसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 1909 का 1909 का भारत परिषद अधिनियम आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा?
भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909, आपको 1919 आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत अधिनियम, स्वतंत्र स्वतंत्र भारत अधिनियम, भारत अधिनियम 1947। मेरा ये कहना है कि जब आप ताज या क्राउन के अंतर्गत संविधान का विकास पढ़ते हैं तो आपको इतने ज्यादा इतने ज्यादा जो है अधिनियमों के माध्यम से संविधान की एक रूपरेखा या संविधान का जो है विकास का स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा। क्लियर है ना, किसी प्रकार का कोई दुख दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी यहां तक नहीं है ना। तो एक हेडिंग आप डालेंगे, कौन सी हेडिंग, 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए मास्टर एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है, मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप अपने नोट्स में एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चलने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आते हैं, खैर एकदम आराम आराम से चलिएगा, ठीक है ना। दीर्घकालिक अधिकारी आप बनने जा रहे हैं, डीवाईएसपी बनने जा रहे हैं, आप एसडीएम बनने जा रहे हैं, आप एआरटीओ बनने जा रहे हैं, आप जो है नायब तहसीलदार बनने जा रहे हैं, आप बेहतर से बेहतर गजेटेड पोस्ट पे जा रहे हैं। तो कुछ तो जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें आप, है ना। एकदम पेशेंस रख के स्थायी भाव से काम करें, अपने नोट्स पर काम करें, कंटेंट पे काम करें, ट्रेंड एनालिसिस पर काम करें, क्वेश्चंस देखें। अच्छा क्वेश्चंस देखिए ना कि जो मास्टर पढ़ा रहा है वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, देन मास्टर का मूल्यांकन अच्छे तरीके से हो पाएगा, ठीक है। खैर यहां पर देखना जरा, एक हेडिंग डालें, एक हेडिंग डालें 1858 का भारत शासन, भारत शासन अधिनियम 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब समझना जरा, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग एक बैकग्राउंड लेकर के चलते हैं और ये समझेंगे कि 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया क्यों गया, फिर उसके बाद इसमें क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं, और लास्ट में यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्या इसमें कुछ कमियां थी या नहीं थी। तब जाकर के आपका प्री वाला भी डायमेंशन क्लियर होगा और मेंस वाला भी डायमेंशन क्लियर होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपको छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे एक कहूं कि साहब इसका बैकग्राउंड क्या था, इसको क्यों लाया गया, इसको क्यों लाया गया, तो आपने बताना है कि इसी के पहले जस्ट एक साल पहले एक समस्या आती है भारत में। वो समस्या है, अंग्रेजों के लिए समस्या है, 1857 के विद्रोह की समस्या। क्या है, 1857 के विद्रोह की समस्या। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, अवध वाला क्षेत्र, बिहार वाला क्षेत्र, बंगाल वाला क्षेत्र, असम वाला क्षेत्र, लगभग लगभग पूरा जो उत्तर भारत था वो 1857 के विद्रोह के चपेट में रहता है। ऐसे में जो ब्रिटिश सरकार होती है उसको अपने उपनिवेश का खतरा बढ़ जाता है, उसका काफी लॉस होता है, काफी ज्यादा ब्रिटिश सरकार अपने आप को कमजोर महसूस करती है। उसको ये डर लगने लगता है कि कहीं इस प्रकार का अगर आंदोलन हुआ तो आगे चल करके भारत से हमारा शासन जो है समाप्त ना हो जाए। तो एक बड़ा कारण था कि 1857 के विद्रोह का दबाव, जिसके कारण वो भारतीयों के असंतोष को शांत करने के लिए 1858 जैसे अधिनियम लाती है। तो एक चीज लिखना जरा एक लाइन में, 1857 के विद्रोह का दबाव लिखना जरा। पहला, पहला क्या है, तो 1857 के विद्रोह का, 1857 के विद्रोह का दबाव। ये पहला लाइन, हमने सारा सिनेरियो आपको बता दिया ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक ना। फिर उसके बाद भारतीयों के असंतोष को शामिल करना। क्या, भारतीयों के, भारतीयों के असंतोष को, असंतोष को शामिल करना, शामिल करना। मतलब कि
असंतोष को शामिल करना, असंतोष को शांत करना, ऐसे शामिल करना नहीं लिखना जरा, असंतोष को शांत करना, असंतोष को शांत करना। भाई किसी का असंतोष है तो कहीं ना कहीं असंतोष के कारण वो विद्रोह करेगा। इसी विद्रोह को समाप्त करने का अर्थ इन द सेंस, अगर असंतोष को समाप्त कर दिया जाए, उनकी जरूरतों को पूरा कर दिया जाए अधिनियमों के माध्यम से, तो शायद वो शांत रहें। क्लियर इतनी बातें? लिखना जरा नेक्स्ट। 1857 का जब विद्रोह हुआ ना, तो ब्रिटिश सरकार को ये लगने लगा कि हमारी जो सैन्य प्रणाली है, हमारा जो सैन्य का स्ट्रक्चर है, सेना का स्ट्रक्चर, उसमें इंडियंस और उसमें ब्रिटिशर्स, इनका जो रेशियो है वो बहुत सही नहीं है। तो इस रेशियो को मैनेज करने के लिए उन्होंने प्रशासनिक और सैन्य सुधार, उनको जरूरत महसूस हुई। और जब प्रशासनिक और सैन्य सुधार की जरूरत महसूस होती है तो उसके लिए एक 1858 का अधिनियम लाते हैं। लिखना जरा यहां पर लिखना जरा, अंग्रेजों को या सरकार को, ऐसे लिखिए जरा, सरकार को प्रशासनिक और सैन्य सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। ये तीसरा पॉइंट आपने लिखा। फिर उसके बाद जरा लिखना, यहां पर अगर आप देखेंगे तो अपने वो उपनिवेश को मजबूत करना चाहते हैं, ब्रिटिश सरकार के जो है शक्ति का केंद्रीकरण करना चाहते हैं। तो एक पॉइंट जरा यहां पर लिखना जरा, अंग्रेज उपनिवेश की सोच को मजबूत करना चाहते हैं या ब्रिटिश प्रभुता को स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है ना? लिखना जरा, ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित करना, ये अन्य कारण में है। फिर उसके बाद जो भारत का क्षेत्र था, अब महारानी विक्टोरिया किसी के ऊपर वो विश्वास नहीं कर रही हैं, किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं कि कह रही हैं कि अब हम डायरेक्टली शासन करेंगे भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों पर। तो यहां पर ताज या सम्राट या क्राउन का भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना एक उद्देश्य था। और इस अधिनियम के माध्यम से ही तो व्यवस्था करेंगे ना, प्रावधान करेंगे। तो यहां पर लिखना जरा, ताज या क्राउन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना, ताज या क्राउन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना। अब अगर कोई आपसे पूछे कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है वो क्यों लाया गया, तो मेरे ख्याल से अब आपको किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं होगा इसको बताने में कि भाई क्यों लाया गया। अब एक काम करना, एक हेडिंग जरा डालना, हल इसको एक बार और रिवीजन, 1858 के विद्रोह का दबाव, फिर भारतीयों के असंतोष को शांत करना, फिर सरकार की जो है प्रशासनिक और सैन्य सुधार को जरूरत महसूस हुई, फिर उसके बाद ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित करना, ताज या क्राउन के शासन को स्थापित करना। ये ऐसे कुछ कारण थे जिसके कारण 1858 का जो है अधिनियम लाया गया। अब एक काम करा जरा, इसमें प्रावधान आपको लिखना है, 1858 की अधिनियम का प्रावधान, हेडिंग डाल दीजिए इसमें आप क्या, प्रावधान। अब इसमें अगर मैं कहूं कि साहब इसमें प्रावधान क्या क्या किया गया, तो एकदम कॉन्सेप्ट बेस आपको याद रखना है। पहला कि कुछ पद जो है समाप्त किए गए, कुछ पदों को समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया उसको जरा समझिए, क्यों कर दिया गया? क्योंकि 1857 के विद्रोह से महारानी विक्टोरिया खफा थी और उन्होंने जिम्मेदार पदों को पकड़ा। जिन जिम्मेदार पद मिले कि 1857 के लिए यही लोग जिम्मेदार थे, उनको समाप्त कर देती है। कौन कौन से थे? एक तो था, आपने पढ़ा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हमने कहा था निर्देशक मंडल। क्या कहा था? निर्देशक मंडल। ये बात है क्लियर? कोई यहां तक समस्या? एक हमने पद बताया था आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो पद कब सृजित किया गया था? तो आपने बताया था कि साहब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में सृजित किया गया था। 6 सदस्यों का जो है कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था।
वही पिट्स इंडिया एक्ट जिसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का विभाजन किया जाता है, व्यापारिक कार्य के रूप में, राजनीतिक कार्य के रूप में। व्यापारिक कार्य कौन देखती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको निर्देशक मंडल कहते हैं। और जो राजनीतिक कार्य होती है वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हम क्या कहते हैं? नियंत्रक मंडल कहते हैं। नियंत्रक मंडल। ये कितने सदस्यों का था? तब 6 सदस्यों का था। कहां से रेगुलेट होता था? ब्रिटेन से रेगुलेट होता था। 6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश सम्राट करता था। ये सब सारी चीजें याद है ना? मास्टर रिवीजन भी करता चलेगा। अब समझना जरा, मेरा ये कहना है कि ये जो नियंत्रक मंडल और निर्देशक मंडल हैं, इन दोनों जिम्मेदार पदों को, इन दोनों जिम्मेदार पदों को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? तो आपने बताना है कि 1858 के अधिनियम के तहत इसको समाप्त किया गया। अच्छा, जब इसको समाप्त किया जाएगा तो इसका जो है कोई सब्स्टिट्यूट तो लाया जाएगा ना, कोई इसका उपाय तो किया जाएगा ना। तो कौन सा उपाय किया गया उसको जरा समझना। इसको समाप्त करके भारत सचिव का एक नया पद लाया गया। क्या? भारत सचिव। भारत सचिव का नया पद सृजित किया जाता है। नया पद इसका सृजन किया जाता है। यहां तक क्लियर? ये जो भारत सचिव है, ये भारत सचिव कहां पर है? इंग्लैंड में है। अब इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक कार्यकारिणी परिषद बनाई जाती है। जैसे गवर्नर जनरल के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कार्यकारिणी 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई थी, फिलिप फ्रांसिस, मार्शल, क्लेवरिंग, वर्नेल की। याद है ना? वैसे ही इस भारत सचिव, जिसको सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कहा जा रहा है, इस भारत सचिव का एक नया पद सृजित करके एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। और ये जो 15 सदस्यीय परिषद है, एक काम क्या करेगी? काम यही करेगी कि भारत सचिव की जो है सहायता करेगी। क्या करेगी भैया? तो आपने बताना है कि यह सहायता करेगी। ये जो 15 सदस्यीय परिषद है, इसको कभी कभी हम भारत का कार्यालय कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं? कार्यालय कहते हैं। एकदम ध्यान से सारा चीज जो है लिखते पढ़ते समझते चलिएगा, ठीक ना? इतनी बातें क्लियर हुई? तो आपको पहला पॉइंट्स यहां पर क्या मिला? 2 पॉइंट आपको मिले। एक पॉइंट्स आपको यहां पर मिला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट आपको क्या मिला? कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके उसके स्थान पर भारत सचिव का एक नया पद सृजित किया जाता है और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया या सृजन किया गया। अब एक चीज और समझना जरा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये जो बोर्ड ऑफ, जो भारत सचिव है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, इस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बना? पहला कौन बना? तो आपको लिखना है नोट में, लॉर्ड स्टैनली को पहला भारत सचिव बनाया जाता है, ठीक है ना? लॉर्ड स्टैनली, लॉर्ड स्टैनली, ये जो है पहला भारत सचिव, भारत सचिव बनाया जाता है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई? यहां तक किसी प्रकार की समस्या? अब आना जरा, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट्स होगा, तीसरा वाला पॉइंट, तीसरा वाले पॉइंट में लिखना है कि जो कंपनी का शासन था, कंपनी को भंग नहीं किया गया था। एकदम ध्यान से सुनिएगा, दोनों में डिफरेंस रखिएगा। कंपनी को भंग नहीं, कंपनी को भंग करने का प्रावधान 1873 का जो अधिनियम लाया जाता है, उसमें कहा जाता है कि कंपनी को किसी समय भंग कर दिया जा सकता है। फिर 1 जनवरी 1884 में जाकर के उसी अधिनियम को ध्यान में रखते हुए भंग कर दिया गया। लेकिन यहां पर कंपनी के शासन को भंग कर दिया जाता है। कंपनी तो व्यापार कर ही रही थी, कंपनी के शासन को समाप्त किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। लिखना जरा, कंपनी के, कंपनी इन द सेंस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना? कंपनी के शासन को समाप्त किया गया। शासन को क्या कर दिया गया? तो आपने बताना है कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना? फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जरा लिखना, गवर्नर जनरल जो था, उस गवर्नर जनरल के पद का नाम अब चेंज करके वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। इसको लिखना जरा चौथे पॉइंट के रूप में, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल पद नाम बदलकर, बदलकर अब वायसराय, वायसराय कर दिया, कर दिया गया।
ये वायसराय क्यों कर दिया गया? गवर्नर जनरल उसी बात को नहीं मानता था। ब्रिटिश सरकार की बातों को गवर्नर जनरल नहीं मानता था, वायसराय ज्यादातर मानते थे। तो वायसराय जो थे वो ज्यादातर उत्तरदायित्व तो अपना सुनिश्चित करते थे ब्रिटिश सम्राट के प्रति। इसीलिए हम डिफरेंस निकाल सकते हैं कि गवर्नर जनरल थोड़ा सा कम बात को मानता था, वायसराय ये ज्यादा उत्तरदायित्व तो था, अपना जो है रिस्पॉन्सिबल ज्यादा था ब्रिटिश सम्राट के प्रति। ठीक ना? तो ये वायसराय। अच्छा, पहला वायसराय कौन बनाया गया? तो भारत में जो पहला वायसराय है वह लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। इसको भी आपको लिखना है, ठीक ना? यहां पर लिख लीजिए, भारत का जो पहला फर्स्ट वायसराय है, वायसराय एक किसको बनाया गया? तो आपने लिखना है लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। इतनी बातें क्लियर हुई? यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना? आगे चलते हैं। एक पॉइंट्स और जरा लिखना, प्रशासनिक सुधार की जो जरूरत महसूस हो रही थी, प्रशासनिक सुधार की जरूरत, उस प्रशासनिक सुधार को जो है यहां पर सैन्य और प्रशासनिक सुधार किया गया। लिखना जरा, एक क्वेश्चन पूछा गया है, सैन्य और प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार किया गया। इतनी बातें क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों पर, भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों पर जो क्राउन थी, ताज थी या सम्राट थी महारानी विक्टोरिया, उनका पूरा शासन स्थापित कर दिया जाता है। मतलब कि ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारत का पूरा जो है ब्रिटिश क्षेत्र केंद्रीकृत कर दिया जाता है। तो कभी कभी पूछता है कि केंद्रीकृत जो है पहली बार जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत या ताज के अंतर्गत भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों का जो है शासन कब केंद्रीकृत किया गया? 1858 की अधिनियम के तहत। लिखना जरा, लिखना जरा यहां, पहली बार, पहली बार क्राउन या ताज का शासन, शासन भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों पर स्थापित होता है। यहां तक कोई दर्द, किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना? आगे चलें। अब एक काम करना जरा, इसकी कुछ कमियां थी। ये आपके पॉइंट्स सारे हो गए, सारे पॉइंट्स आपके हो गए, जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो है पद को समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है वायसराय का एक जो है भारत सचिव का, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का नया पद लाया गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद, जिसको भारत का कार्यालय कहा जाता है। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल के पद का नाम चेंज करके वायसराय कर दिया जाता है, लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। फिर सैन्य सुधार और प्रशासनिक सुधार किया जाता है। फिर उसके बाद पहली बार क्राउन या ताज का शासन भारत में प्रत्यक्ष रूप से स्थापित कर दिया जाता है। इतनी बातें हुई। कुछ कमियां इसमें थी, उन कमियों को आपको लिखना है। कौन सी कमियां थी समझना जरा। इस 1858 में कमियां तमाम थी। पहला कि यहां पर समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों की उपेक्षा की गई है। लिखना जरा, सामाजिक, इस अधिनियम में सामाजिक, सामाजिक और आर्थिक, आर्थिक सुधारों की उपेक्षा की गई है। ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा, लोकतांत्रिक स्वरूप का अभाव, लोकतांत्रिक स्वरूप का अभाव। फिर उसके बाद लिखना जरा, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि इन्होंने जो भी सुधार किया वो अपने जो है उपनिवेश को मजबूत करने के लिए किया। मतलब कि ब्रिटिश प्रभुता को स्थापित करने के लिए किया। लिखना जरा, ब्रिटिश, ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित करने वाला अधिनियम ये था। फिर उसके बाद क्या है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो भारतीयों की जो भूमिका है वो नगण्य आपको नजर आएगी। लिखना जरा, भारतीयों की
राजनीतिक व प्रशासनिक भागीदारी को नजरअंदाज किया गया, नजरअंदाज किया गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखना जरा, क्योंकि ब्रिटिश शासन का जो है, ब्रिटिश ताज का डायरेक्टली अब शासन हो रहा है, तो यहां पर आपको एक चीज जरूर दिखाई पड़ेगी, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ए हावी हो गई। हावी हो गई मतलब कि ये जो है कहीं न कहीं इंफेसाइज किया गया, और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ठीक नहीं होती है। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति या विकेंद्रीकृत जो शासन प्रणाली होती है वो विकास के लिए ज्यादा सही होती है। तो एक कुछ कमियां थी 1858 के अधिनियम की। कोई यहां पर आपको समस्या? तो एक मेंस का क्वेश्चन जरा लिखना, 1858 का अधिनियम क्यों लाया गया और इसके प्रावधानों की रूपरेखा या प्रावधानों का जो है विवरण प्रस्तुत करें, या प्रावधानों के बारे में जो है व्याख्या करें। जो उम्मीद है कि आपको अच्छे से एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और सारा जितना भी प्रावधान था, जितने भी फैक्टर थे, वो आपके प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चंस वहां से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अब एक काम करना, जरा एक हेडिंग आप डालना, उस हेडिंग का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ज्यादातर क्वेश्चंस इन सब क्षेत्रों से आ रहे हैं। कभी कभी पूछ लेता है पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कब हुई, कभी कभी पूछ लेता है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई। तमाम ऐसे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। बंबई और मद्रास की विधायी शक्तियां कब वापस की गई, या विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब की गई। जो केंद्रीकरण की शुरुआत जो है 1833 के अधिनियम में की जाती है, गवर्नर जनरल के पास बंगाल और बंबई और मद्रास की जो विधायी शक्तियां ले ली जाती हैं, अब यहां पर वापस कर दी जाती। तो ऐसे कई कारण थे जिसके कारण एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खैर, एक बार इसको हम लोग समझते हैं कि इसको लाया क्यों गया, इसके एक बैकग्राउंड को समझते हैं। बैकग्राउंड, इसकी एक पृष्ठभूमि को समझते हैं। ठीक है ना। तो पृष्ठभूमि को अगर हम थोड़ा सा समझें, तो ये पृष्ठभूमि क्या आपको कहती है? पहला चीज कि अभी भी 1857 मतलब कि क्यों लाया गया, इस प्रकार के अधिनियम की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो पहली चीज ये है कि अभी भी 1857 के विद्रोह का दबाव था। विद्रोह का दबाव था। इतनी सारी चीजें, विधायी सुधार की जरूरत महसूस हो रही थी। लिखना जरा, विधायी सुधार की आवश्यकता। फिर उसके बाद लिखना जरा, भारतीयों की भागीदारी, लगातार मांग चल रही थी कि भारतीयों की भागीदारी प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर बढ़ाई जाए, और ये बातें जो है कहीं न कहीं इस अधिनियम में भी छुपी थी। तो स्थानीय प्रतिनिधित्व की बढ़ती मांग, इसको आप लिखिएगा जरा, स्थानीय स्थानीय प्रतिनिधित्व की बढ़ती मांग, बढ़ती मांग। फिर नेक्स्ट, उपनिवेश को या फिर ब्रिटिश प्रभुत्व को मजबूत करना, यह भी इनका उद्देश्य था। ठीक है ना। ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित करना, और इसके अलावा कुछ प्रशासनिक और जो है राजनीतिक सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जिसके कारण 1861 का अधिनियम लाया गया। तो एक कुछ कारण आप बता सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का दबाव अभी भी महसूस हो रहा था, विधायी सुधार की जरूरत या इनकी आवश्यकता महसूस हो रही थी, स्थानीय प्रतिनिधित्व की बढ़ती मांग, ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित करना, जैसे कई ऐसे कारण थे जिसके कारण 1861 का जो है अधिनियम लाया गया। ठीक है ना। अब एक काम करना जरा, वो हेडिंग डालना इसके प्रावधान को लेकर के कि इसमें प्रावधान क्या किया गया। पहला इसमें प्रावधान अगर हम देखें, इसमें अगर हम प्रावधान देखते हैं, क्या हो गया भाई,
इसके अगर हम थोड़ा सा नीचे ही लिखना सही रहेगा, इसके अगर हम प्रावधान को देखें तो कौन कौन से इसमें प्रावधान किए गए। पहला जो प्रावधान है एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, एकदम ध्यान से। पहला इसमें जो प्रावधान है वह कहा गया कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगी, एकदम ध्यान से, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें एक जो है पांचवा सदस्य शामिल किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक पांचवा सदस्य शामिल किया गया और उस पांचवें सदस्य का न्यायविद होना जरूरी था। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की जाती है ना। कई ऐसी सारी चीजें थी, एक एक चीज करके लिखिए। पहला लिखिए जरा, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो प्रणाली। एक क्वेश्चन आया था पीसीएस में, लोग चौंक गए ये क्वेश्चन कहां से आ गया। इसको हम विभागीय प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभागीय प्रणाली भी कहते हैं। ये विभागीय प्रणाली क्या है कि जैसे कि आपका जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है ना, इसमें रेलवे मंत्रालय कौन लेगा, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, खनन मंत्रालय, तो ये सब जो मंत्रालय आवंटित किए जाते हैं इसी को पोर्टफोलियो प्रणाली या विभागीय प्रणाली कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम में होती है। तो पहला लिखना, पोर्टफोलियो प्रणाली या विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत, इसकी शुरुआत की गई। यहां तक किसी प्रकार की समस्या? अब समझना जरा, नेक्स्ट आइए जरा। नेक्स्ट, वायसराय जो था, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश जारी करने की, अभी सब कुछ क्लियर करते हैं। यहां पर देखिए जरा, हमने एक अधिनियम आपको बताया था 1853 का अधिनियम, और उसमें यह हमने आपको बताया था एक केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी, केंद्रीय विधान परिषद। और ये जो केंद्रीय विधान परिषद थी इसको मिनी संसद कहा गया। क्या कहा गया? मिनी संसद कहा गया। ये संसद का काम करती थी, मतलब कि विधायी निर्माण का काम करती थी। आज भी आपको पता है कि अगर संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 123 के अंतर्गत वह क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। क्या करते हैं बाबू? अध्यादेश जारी करते हैं। मतलब कि संसद का काम वो करते हैं, विधायी निर्माण का काम करते हैं। ऐसे ही जब आप जो है राज्यों में जाएंगे तो राज्यपाल महोदय क्या करते हैं? ये अपनी भूमिका निभाते हैं और अनुच्छेद 213 के तहत ये अध्यादेश जारी करते हैं। तो ये जो अध्यादेश जारी करने का काम किया गया पहली बार 1861 के भारत परिषद अधिनियम में किया जाता है। मतलब कि जब केंद्रीय विधान परिषद अच्छे से ना चल रही हो किसी कारणवश और अधिनियम या कानून बनाए जाने की जरूरत पड़ जाए तो उस स्थिति में वायसराय को एक पावर दी गई कि वो अध्यादेश के माध्यम से कानून का निर्माण कर सकता है। लिखना जरा, यहां पर लिखना जरा बाबू, यहां पर लिखना, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना? चलें आगे। अब एक चीज और लिखना जरा, जो गवर्नर जनरल की परिषद है उस परिषद का विस्तार किया जाता है। गवर्नर जनरल की परिषद, एकदम ध्यान से सुनिएगा, गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार, और अब जो है एक पांचवा सदस्य इसमें शामिल किया जाता है। कौन सा? पांचवा सदस्य शामिल किया जाता है और इस पांचवें सदस्य का न्यायविद होना जरूरी था। क्या होना जरूरी था? न्यायविद होना जरूरी था। अब एक काम करते हैं, यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा। किस प्रकार का कंफ्यूजन? क्योंकि जो आप पढ़ते हैं ना किताबों में, वहां पर आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन दिखाई पड़ेगा। ना तो किताबें स्पष्ट कर पाती हैं, ना तो मास्टर स्पष्ट कर पाते हैं। अब मास्टर की जिम्मेदारी है कि यहां से आपको उबारे। तो मास्टर ने आपको बताया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहां पर बताया था कि वायसराय की जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद एक बनाई गई थी जिसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। कौन कौन थे? वायसराय के, गवर्नर जनरल के,
तो उसमें फिलिप फ्रांसिस, मार्शल क्लेवरिंग, वर्नेल थे। इतनी बातें क्लियर हुई ना। फिर उसके बाद जो है 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है तो मास्टर ने बताया कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी जाती है, 3 कर दी जाती है। यहां तक कोई दुख दर्द। फिर उसके बाद मास्टर ने बताया कि 1833 का जो चार्टर एक्ट लाया जाता है, यहां पर फिर ये सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 4 कर दी जाती है। और जो चौथा सदस्य होता है वो कैसा होता है, विधि सदस्य होता है। वो कौन बनाए जाते हैं, लॉर्ड मैकाले बनाए जाते हैं। इतनी बातें आपको याद आई ना। फिर उसके बाद जरा आना जरा 1861 के अधिनियम में जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें हमने क्या बताया, यहां 4 सदस्य हो गए, फिर यहां पर लिखना ये 5वां सदस्य। ये कौन सा है, 5वां सदस्य। और ये जो 5वां सदस्य है ये क्या होगा, न्यायविद होगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दुख दर्द नहीं है ना। चलें आगे। यहां पर देखिए जरा, तो वो क्रोनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है। अगर क्रोनोलॉजी आपको नहीं आएगी फिर आपको समस्या क्रिएट होगी, ठीक है ना। चलें आगे। यहां पर देखिए जरा एक चीज, जो गवर्नर जनरल की विधान परिषद थी, कौन, गवर्नर जनरल की विधान परिषद। विधान परिषद इन द सेंस वही केंद्रीय विधान परिषद। तो विधान परिषद में कहा गया कि इसमें विधायी कार्यों के लिए इसका विस्तार किया जाए और न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य होने चाहिए। और इसमें गैर सरकारी सदस्य कम से कम आधे होने चाहिए। लिखना जरा वही, ठीक है ना। अच्छा, गैर सरकारी सदस्य जो होंगे वो गैर सरकारी सदस्य कौन होंगे, तो गैर सरकारी सदस्य भारतीय होते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखिए जरा, क्या लिखेंगे, गवर्नर जनरल की विधान परिषद में विधायी कार्यों का विस्तार किया गया। विधायी कार्यों का क्या किया गया, विस्तार किया गया। फिर जिसमें जिसमें न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई। फिर लिखना जरा, जिसमें आधे सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए। ये जो गैर सरकारी सदस्य है यह जो है कौन होंगे, तो आपने बताना है कि यह साहब भारतीय होंगे। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें आगे। एक पॉइंट्स और इसमें बच रहा है आपका, एक क्या 2-3 पॉइंट और बच रहे हैं। लिखना जरा कौन से पॉइंट्स बच रहे हैं। पहला, इसमें एक और पॉइंट बच रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, वायसराय की जो परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद, उस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों को शामिल कर लिया गया। गवर्नर जनरल, ऐसे लिखिए जरा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी कार्यकारिणी परिषद परिषद में पहली बार गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों को शामिल किया गया। भारतीयों को शामिल किया गया। अब एक चीज समझना जरा, किनको शामिल किया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो किनको शामिल किया गया इस कार्यकारिणी परिषद में, तो पहले हैं पटियाला के राजा, पटियाला के राजा। फिर उसके बाद बनारस के राजा। फिर उसके बाद सर दिनकर राव। इनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में और पसंद आ रही होंगी, ठीक है ना। एक नेक्स्ट पॉइंट जरा लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। इसमें देखिए कोई पॉइंट्स छोड़ा नहीं जा सकता, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, जो हमने बताया था, एक यहाँ क्रोनोलॉजी देखिए,
क्रोनोलॉजी क्या था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने बताया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, जो बंगाल की प्रेसिडेंसी होगी, इस प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास की प्रेसिडेंसी और बंबई की प्रेसिडेंसी कर दी जाती है। इतनी बातें क्लियर? फिर उसके बाद आना जरा, हमने फिर बताया था कि 1833 का जब चार्टर एक्ट लाया गया तो उसमें गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और पूरे भारत का गवर्नर जनरल जो बनाया जाता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया जाता है। तो गवर्नर जनरल के अधीन ये मद्रास और बंबई की विधायी शक्तियां ये गवर्नर जनरल के अधीन कर दी जाती हैं। किसके अधिनियम के तहत? 1833 के अधिनियम के तहत। अब समझना जरा, ये जो 1861 वाला परिषद अधिनियम लाया जा रहा है, ये जो विधायी शक्तियां गवर्नर जनरल के अधीन है, किसके अधीन है? गवर्नर जनरल के अधीन है। ये बात आपको कहां से पता चलती है? 1833 के माध्यम से पता चलती है कि मद्रास और बंबई की जो विधायी शक्तियां होंगी वो गवर्नर जनरल के अधीन होगी। लेकिन 1861 में क्या किया जाता है? यही विधायी शक्तियां वापस कर दी जाती हैं, और जब वापस की जाएंगी तो हम कहेंगे कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। क्या बाबू? विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। तो यहां पर लिखना जरा, बंबई बंबई और मद्रास की विधायी शक्तियां वापस कर दी जाती हैं। और जब विधायी शक्तियां वापस की जाएंगी तो क्या शुरुआत होगी? विकेंद्रीकरण की शुरुआत होगी। कितनी बातें क्लियर ना? अब एक पॉइंट्स और आपका इसमें बचा हुआ है, और वो कौन सा पॉइंट बचा हुआ है उसको जरा आपने लिखना। जो बंगाल था, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, और जो पंजाब था, इसके लिए प्रांतीय विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया। यहां पर लिख लीजिए जरा, प्रांतीय विधान परिषद के गठन का प्रावधान। तो ये हमने क्यों लिखा है 62 का, ये क्यों लिखा है 66, ये क्यों लिखा है 97, 1897? इसलिए कि प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया, लेकिन ये जो है बनाया कब गया? प्रांतीय विधान परिषद तो आपने बताना है कि बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में, और उसके बाद पंजाब में 1897 में। लेकिन ये अधिनियम 1861 के अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है ना? तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है 1861 के अधिनियम में। मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ आपको पूरा डिटेल से हमने बताया। मास्टर ने किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी है। दो अधिनियम और जरा ड्राफ्टिंग करके कर लीजिएगा, एक 1873 का अधिनियम और एक जो है शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि, शाही उपाधि अधिनियम 1876। इसमें दो पॉइंट्स हैं। इसमें एक पॉइंट आपको केवल केवल एक ही पॉइंट याद रखना है। इसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी समय भंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। ठीक है ना? अब इसी अधिनियम का अनुसरण करते हुए 1873 का जो अधिनियम है, इसी अधिनियम का अनुसरण करते हुए 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। एक क्वेश्चन देखिए, कहीं आपको जल्दी मिलेगा नहीं, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो दिक्कत आपके लिए होगी, इसलिए आप ऐसे ही लिखिएगा। फिर उसके बाद शाही उपाधि अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट्स इसमें आपको रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि 28 अप्रैल 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। और एक पॉइंट इसमें और लिखना है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद, अब इसमें एक छठवां सदस्य शामिल किया गया और ये लोक निर्माण विभाग इसको दिया गया। लोक निर्माण विभाग, क्या आपको पता है
एक क्रोनोलॉजी जरा देखना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सदस्यों की संख्या 4, 1784 के पीटर्सन एक्ट में घटा करके 3, 1833 के चार्टर एक्ट में फिर बढ़ा करके 4 विधि सदस्य के रूप में, 1861 आपने पढ़ा, फिर 5 कर दी गई न्यायविद के रूप में, फिर 1800 आपने 76 पढ़ा, ये 6वां सदस्य लोक निर्माण विभाग। तो ये आपका पूरा अधिनियम था। कल मिलते हैं 1892 के अधिनियम के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।